तो पिछले कल हमने जो आपका टॉपिक पढ़ा था वो था हमारे पास ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट बिहेवियर। वो मैंने डिस्क्राइब भी किया था कि हमारे पास जो आपका फोर्स्ड ऑसिलेटर है जिसको कि आप फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो फोर्स्ड ऑसिलेटर स्टार्टिंग में अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ ऑसिलेट होता है थोड़ी देर के लिए। तो कुछ टाइम के लिए जो ऑसिलेटर है वो अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ ऑसिलेट होता है, लेकिन जैसे उसकी नेचुरल ऑसिलेशन खत्म हो जाती है तो फिर वो जो फोर्स आपने अप्लाई की हुई है उस फोर्स की फ्रिक्वेंसी के साथ वो ऑसिलेट होता है। तो जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ पहले ऑसिलेट हुआ उसको हम ट्रांजिएंट स्टेट बिहेवियर बोल देते हैं। और जब नेचुरल ऑसिलेशन खत्म हो जाती है और फिर ऑसिलेशन होती है आपके पास जो कि फोर्स की वजह से होती है, फोर्स की फ्रिक्वेंसी की वजह से होती है, उस बिहेवियर को हम फिर स्टेडी स्टेट बिहेवियर वहां पे बोल देते हैं। तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ ऑसिलेटर ऑसिलेट होगा शुरू में तो उसको हम ट्रांजिएंट बिहेवियर बोल देते हैं। और जब वो जो फोर्स आपने दी हुई है उसके साथ वो ऑसिलेट होगा तो उसको हम स्टेडी स्टेट बिहेवियर यहाँ पे नाम देते हैं। उसको हमने पिछले कल जो है डिटेल में डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे जो हमारे पास फोर्स्ड वाइब्रेशंस है। फोर्स्ड वाइब्रेशन का मतलब है कि हम जो वाइब्रेशन अब करवा रहे हैं वो विद द हेल्प ऑफ सम फोर्स करवा रहे हैं, ना कि वो नेचुरली हो रही है या डैम्प्ड ऑसिलेटर की हमारे पास जैसे ऑसिलेशन होती है। तो जब हमारे पास ड्राइविंग और ड्रिवन सिस्टम की जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारे पास सेम नहीं होती है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि शुरू में ऑसिलेटर नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ ऑसिलेट होता है, लेकिन बाद में ऑसिलेटर फोर्स की फ्रिक्वेंसी के साथ हमारे पास जो है ऑसिलेट होता है। तो यहाँ पे दो सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था, एक ड्राइविंग सिस्टम और दूसरा ड्रिवन सिस्टम। तो ड्राइविंग सिस्टम आपके पास वो फोर्स है जो ऑसिलेटर को ऑसिलेट कर रही है, और ड्रिवन सिस्टम हमारे पास ऑसिलेटर है। तो ड्रिवन सिस्टम हम ऑसिलेटर को भी बोल देते हैं, लेकिन ड्राइविंग सिस्टम हमारे पास कोई इंजन है या कोई फोर्स है जो कि ऑसिलेट को ऑसिलेट करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शुरू वाले जो पोर्शन हमारे पास होगा जब आपका ट्रांजिएंट बिहेवियर होगा, तो ट्रांजिएंट बिहेवियर के केस में ऑसिलेटर नेचुरल ऑसिलेशन के साथ ऑसिलेट करेगा, लेकिन जो फोर्स आपने अप्लाई की है उसकी अपनी फ्रिक्वेंसी होगी। तो हम क्या बोलेंगे, शुरू में हमारे पास स्टार्टिंग में जो हमारे पास ड्राइविंग सिस्टम है उसकी फ्रिक्वेंसी हम लेते हैं एफ या हम लेते हैं ओमेगा। मतलब फोर्स की जो ड्राइविंग सिस्टम जिसको हम फोर्स बोल रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी या तो एफ होती है या तो ओमेगा होती है, लेकिन जो ड्रिवन सिस्टम है ऑसिलेटर है वो शुरू में अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेगा। तो मैंने बोला था कि कोई भी ऑसिलेटर डैम्प्ड ऑसिलेटर होता है, तो डैम्प्ड ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी होती है एफ नॉट डैश। तो इसलिए दोनों फ्रिक्वेंसी में यहाँ पे फर्क रहेगा बिगिनिंग में, लेकिन जैसे ही नेचुरल ऑसिलेशन खत्म हो जाएगी उसके बाद हमारे पास जो ऑसिलेटर और ड्रिवन सिस्टम दोनों की ही फ्रिक्वेंसी सेम होगी। इसलिए हम बोलेंगे कि इन द लेटर स्टेज ऑसिलेटर विल ऑसिलेट विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ फोर्स एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ फोर्स इज एफ। और अगर हम एंगुलर फ्रिक्वेंसी की बात करें
तो उसको हम ओमेगा भी बोल सकते हैं। तो लेटर स्टेज में मतलब जो स्टडी स्टेट बिहेवियर है, स्टडी स्टेट बिहेवियर के केस में दोनों की फ्रीक्वेंसी आपके पास जो है बराबर हो जाएगी, ड्राइविंग सिस्टम की भी और ड्रिवन सिस्टम की भी। और जो ड्रिवन सिस्टम है वो आपका उसी जो पीरियोडिक फोर्स आप यहाँ पे लगा रहे हैं उसी पीरियोडिक फोर्स के साथ वो आपका जो ऑसिलेटर है वो आपका ऑसिलेट होगा। फिर इसके बाद हमारे पास एक और टर्म यहाँ पे आपके आती है, वो है हमारे पास रेजोनेंस। तो इसके बारे में हम आगे वाले आर्टिकल्स में भी डिटेल में बात करेंगे। बोलता है रेजोनेंस कंडीशन हमारे पास क्या होती है, रेजोनेंस हमारे पास क्या होता है, बोलता है कि जब फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग सिस्टम एंड ड्रिवन सिस्टम आर इक्वल, मतलब जो आप फोर्स लगा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी और जो हमारे पास ऑसिलेटर है ड्रिवन सिस्टम है उसकी फ्रीक्वेंसी दोनों ही हमारे पास सेम हो जाती है, या हम बोलते हैं कि एक की फ्रीक्वेंसी दूसरे के फ्रीक्वेंसी के साथ सुपर इम्पोज या मैच करती है। तो जैसा मैंने बताया कि इसकी फ्रीक्वेंसी भी स्टडी स्टेट बिहेवियर में एफ या ओमेगा है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी स्टडी स्टेट बिहेवियर में एफ या ओमेगा है। तो इसको हम रेजोनेंस बोलते हैं, और इसको हम रेजोनेंस कंडीशन भी बोलते हैं कि जब दोनों ऑसिलेटर की और ड्राइविंग सिस्टम की मतलब ऑसिलेटर की या फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास इक्वल हो जाती है या एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करती है, मतलब एक की भी एफ दूसरे की भी एफ, तो उसको हम रेजोनेंस बोलते हैं। तो ये रेजोनेंस हम आगे वाले आर्टिकल में भी देखेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है, वो है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर। तो हमने पिछले कल जो मैकेनिकल फोर्स्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर था उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली थी, मैकेनिकल की भी और इलेक्ट्रिकल की भी। अब हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, जैसे हमने पिछले चैप्टर में किया था। डैम्प की भी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली, फिर उसका सॉल्यूशन निकाला, अनडैम्प का भी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली, फिर उसका सॉल्यूशन निकाला। तो अब हम जो फोर्स्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर है या फोर्स्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर है उसकी भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लिए हमने, अब हम उसका जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर। फोर्स्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर, तो पिछले कल हमने किया था कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है फोर्स्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर की, वो हमारे पास होती है m इंटू डी स्क्र एक्स बाई डी टी स्क्र प्लस आर डी एक्स बाई डी टी प्लस एस एक्स इक्वल टू एफ नॉट ई रेट पर आयोटा ओमेगा टी। ये थी हमारे पास फोर्स्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो इसके दो सॉल्यूशन हमारे पास आते हैं। तो आपने पहले पढ़ा अभी कि जो हमारे पास फोर्स्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर होता है उसकी दो स्टेज होती है, उसके हमारे पास जो है दो बिहेवियर होते हैं। पहला हमारे पास होता है ट्रांजिट स्टेट बिहेवियर और दूसरा हमारे पास होता है स्टडी स्टेट बिहेवियर। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है इन दो सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनके अलग अलग सॉल्यूशन हमारे पास होंगे। तो ट्रांजिट स्टेट में क्या होता है कि फोर्स का कोई रोल नहीं होता है, ऑसिलेटर अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट होता है। लेकिन स्टडी स्टेट में जो ऑसिलेटर है वो फोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट होता है, मतलब फोर्स जो है वहां पे अपना रोल प्ले करेगी जब स्टडी स्टेट बिहेवियर आएगा। लेकिन फोर्स अपना कोई भी रोल प्ले नहीं करती जब आपका ट्रांजिट स्टेट बिहेवियर होता है।
क्योंकि ट्रांजिट स्टेट बिहेवियर में ऑसिलेटर अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वहां पे ऑसिलेट होता है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि अगर हम पहला बिहेवियर यहाँ पे लें तो पहले बिहेवियर के केस में हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है आपने, बोलता है इस केस में हमारे पास जो नेचुरल ऑसिलेशन है वो हमारी डोमिनेट करती है और सिस्टम बिहेव एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। अगर ये बिहेवियर ऑसिलेटर का हो रहा है, मतलब कि फोर्स अपना रोल नहीं प्ले कर रही है, तो हम वहां पे क्या बोल सकते हैं कि देयर इज नो फोर्स। अगर ऑसिलेटर ट्रांजिट स्टेट में अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट हो रहा है, अभी उसका फोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ कुछ लेना देना नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि ऑसिलेटर में अभी फोर्स ही नहीं लगी है। तो इसलिए ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के केस में हम यहाँ पे फोर्स जो है 0 लेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, जो ट्रांजिट स्टेट बिहेवियर के केस में है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बनेगी वो बनेगी एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर आर डी एक्स बाई डी टी प्लस एस एक्स इक्वल टू 0 बिकॉज देयर इज नो रोल ऑफ फोर्स इन द बिगिनिंग। शुरुआत में हमारे पास जो ऑसिलेशन होगी और नेचुरल ऑसिलेशन होगी उसमें फोर्स की फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं रहेगा, मतलब फोर्स अब्सेंट होगी शुरू में थोड़े टाइम के लिए। ऑसिलेटर अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करता है, तो इसलिए फॉर द ट्रांजिट स्टेट बिहेवियर और इन द बिगिनिंग वी विल टेक दिस फोर्स एज 0 बिकॉज देयर इज नो रोल ऑफ दिस फोर्स इन द बिगिनिंग। तो जब ये इक्वेशन आपने ली, ये तो आपने की हुई है पहले, आप क्या बोलेंगे कि डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर बाई एम डी एक्स बाई डी टी प्लस एस बाई एम एक्स इक्वल टू 0। तो एक इसकी इक्वेशन होती है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की। ये आपने अभी पिछले चैप्टर में किया हुआ है कि ये डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और इसका सॉल्यूशन भी आपने फाइंड आउट किया हुआ है। तो आप डायरेक्टली उस सॉल्यूशन को यहाँ पे लिख देंगे और इसका सॉल्यूशन होता था हमारे पास ए नॉट ई रेट पावर माइनस आर बाई 2m इंटू टी और कॉस ऑफ एस बाई एम माइनस आर स्क्र बाई 4m स्क्र रेज पावर 1/2 इंटू टी माइनस 5। ये इसका सॉल्यूशन होता था। तो ये सॉल्यूशन हमने डायरेक्टली वहां से उठा लिया कि जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका ये सॉल्यूशन होता है। और वहां पे हमने ये चीज डिस्कस भी की थी कि हमारे पास जो हैवली डैम्प्ड है, क्रिटिकली डैम्प्ड है और लाइटली डैम्प्ड है। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आई थी, ये आई थी लाइटली डैम्प्ड के केस में, और लाइटली डैम्प्ड के केस में हमें ऑसिलेशन देखने को मिलती है। बाकी जो दोनों केस है उसमें ऑसिलेशन नहीं होती, सीधा ही एम्पलीट्यूड आपका जो है शुरू से लेकर के ऐसे डिक्रीज होता है और इन्फिनिटी पे जाके, इन्फिनिटी टाइम पे जाके 0 होता है। तो जो लास्ट वाला केस था लाइटली डैम्प्ड, उसमें हमें जो एग्जैक्ट डैम्पिंग का इफेक्ट है वो देखने को मिलता है। लाइटली डैम्प्ड केस है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हमारे पास इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर का है चाहे मैकेनिकल ऑसिलेटर का है, लेकिन उसमें हमें ये डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड देखने को मिलता है, मतलब कि डैम्पिंग हमें देखने को मिलती है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ये डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन हमारे पास जो ये होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो ट्रांजिट स्टेट बिहेवियर है उसके केस में ये सॉल्यूशन होगा। जो पहला केस है, मतलब जब हमने शुरुआत का टाइम देखा ऑसिलेटर का, तो शुरुआत में हमारे पास जो फोर्स है वो अपना रोल नहीं प्ले करेगी, तो उसको हम ट्रांजिट स्टेट बिहेवियर बोल देते हैं। और ट्रांजिट स्टेट बिहेवियर में हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है वो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की बनती है और उसका सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो हम उसको एज इट इज यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे जो इसका दूसरा पार्ट है, वो है हमारे पास स्टेडी स्टेट बिहेवियर, जब फोर्स अपना रोल यहाँ पे प्ले करेगी। तो सेकंड स्टेज जो ऑसिलेटर की है वो है हमारे पास स्टेडी स्टेट बिहेवियर। स्टेडी स्टेट बिहेवियर, तो स्टेडी स्टेट बिहेवियर में हमारे पास
जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपकी है m इंटू डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर प्लस r इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस s इंटू एक्स इक्वल टू एफ नॉट ई रेट पर आयोटा ओमेगा टी। ये है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो फोर्स्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर है। अब हम ये नहीं बोलेंगे स्टेडी स्टेट कि ये जीरो है, ये साइड जीरो नहीं है फोर्स वाली। क्यों नहीं जीरो है? क्योंकि स्टेडी स्टेट में ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी अब ओमेगा होती है, मतलब उस फोर्स के साथ वो ऑसिलेटर आपका जो है मूव करता है। तो अब ये हम यहाँ पे जीरो नहीं ले सकते, जो फोर्स है इसको जीरो नहीं ले सकते। तो अब हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ये जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बनी, इसका सोल्यूशन हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे हमने पिछले केसेस में किया था कि ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसमें जो फोर्स है वो आपकी कॉम्प्लेक्स नेचर की है, तो जो सॉल्यूशन है वो भी कॉम्प्लेक्स नेचर का होगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो ये वाला पार्ट है ये कॉम्प्लेक्स नेचर का है, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन भी कॉम्प्लेक्स आपका आएगा। कोई चीज कॉम्प्लेक्स है तो उसका सॉल्यूशन भी कॉम्प्लेक्स हमारे पास होता है, तो इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी कॉम्प्लेक्स आता है। और हम मान लेते हैं कि मान लो इसका जो सॉल्यूशन है लेट x इट इक्वल टू a e रेट पावर आयोटा ओमेगा टी बी सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये इक्वेशन कॉम्प्लेक्स है तो हमने सॉल्यूशन भी कॉम्प्लेक्स लिया, x इक्वल टू a e रेट पावर आयोटा ओमेगा टी, और e रेट पावर आयोटा ओमेगा टी क्या होता है? कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन ऑफ ओमेगा टी, तो वो कॉम्प्लेक्स है। तो इसलिए हमने इसको सॉल्यूशन अगर हम इसको ले लेते हैं इसका, तो हमने x इसका सॉल्यूशन लिया तो dx बाई dt आप निकाल सकते हैं। तो dx बाई dt हमारे पास कितना होगा? आयोटा ओमेगा a e रेट पावर आयोटा ओमेगा टी। आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई dt, तो यहाँ पे e रेट पावर आयोटा ओमेगा टी का डेरिवेटिव e रेट पावर आयोटा ओमेगा टी और आयोटा ओमेगा टी का डेरिवेटिव आयोटा ओमेगा, और फिर हम निकालेंगे डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना आएगा? आयोटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर a इंटू ई रेट पावर आयोटा ओमेगा टी, ये हमारे पास यहाँ पे आएगा। क्योंकि ये आयोटा ओमेगा जो आएगा ये दोबारा शुरू में आ जाएगा, तो इसलिए आयोटा का भी स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा का भी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहा हमारे पास। और ई रेट पावर आयोटा ओमेगा टी का डेरिवेटिव ई रेट पावर आयोटा ओमेगा टी हमारे पास होता है। लेकिन आपको पता है कि ये जो आयोटा स्क्वायर है ये -1 के बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो इसलिए जो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर आपका बनेगा वो हमारे पास बनेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए ई रेट पावर आयोटा ओमेगा टी। तो हमने x भी निकाल लिया, हमने dx बाई dt भी निकाल लिया, हमने डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो ये तीनों चीजें हमें इस इक्वेशन में पुट करनी है। अगर x इसका सॉल्यूशन है तो ये सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर x हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मानते हैं तो इट शुड सेटिस्फाई दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसलिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू dx बाई dt की वैल्यू, क्योंकि dx बाई dt भी हमने x से निकाला और डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर भी हमने x का यूज करके निकाला, तो इसलिए ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो अगर x इसका सॉल्यूशन है तो x और dx बाई dt और डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर को इस इक्वेशन में पुट करने पे ये इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इसलिए तीनों की वैल्यू हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पे पुट करेंगे। तो जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि m तो है, फिर आगे है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, लेकिन डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर आपका कितना है? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए ई रेट पर आयोटा ओमेगा टी। तो ये आ गया m इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, फिर आएगा प्लस r इंटू डी एक्स बाई डी टी, लेकिन डी एक्स बाई डी टी हमारे पास कितना है? आयोटा ओमेगा ए ई रेट पर आयोटा ओमेगा टी, और फिर हमारे पास आएगा एस एक्स। तो हम क्या बोलेंगे कि प्लस एस एक्स, लेकिन x हमने क्या लिया है? a ई रेट पावर आयोटा ओमेगा टी, और दूसरी साइड हमारे पास क्या है? इक्वल टू एफ नॉट ई रेट पावर आयोटा ओमेगा टी। तो अब ये आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही साइड में ई रेट पावर आयोटा ओमेगा टी सभी में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है,
यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आप इस आयोटा ओमेगा टी को दोनों साइड यहाँ पे हम जो है हटा सकते हैं। तो जब हम इसको हटा देंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो बचेगा वो हमारे पास बचेगा माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर और प्लस आयोटा ए आर ओमेगा प्लस एस ए इक्वल टू एफ नॉट। ये हमारे पास यहाँ पे बचेगा और इसी को अब हम आगे इसी पे काम करेंगे। जो हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन आई, इस इक्वेशन के ऊपर ही हम जो काम करेंगे फर्दर। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको रीअरेंज करेंगे। माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए, तो ओमेगा स्क्वायर को मैंने पहले लिखा, और प्लस आयोटा ओमेगा आर ए प्लस एस ए इक्वल टू एफ नॉट। और फिर हम क्या करेंगे, आयोटा ओमेगा आर ए इसको पहले लिख लेंगे, फिर एस से लिखेंगे, और लास्ट में जो माइनस वाला है उसको लिखेंगे माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए इक्वल टू एफ नॉट। तो ये जो पहले वाली दो टर्म हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ए ओमेगा है उसको हम कॉमन लेंगे। ए ओमेगा यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, तो ए ओमेगा अगर हम कॉमन लेते हैं तो ए ओमेगा आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमारे पास बचेगा आयोटा आर, और प्लस इन दोनों में से भी हम ए ओमेगा कॉमन लेंगे, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन इसमें ओमेगा नहीं है, इसमें ओमेगा नहीं है, ये तो निकल जाएगा बाहर, तो ओमेगा नहीं है तो हमें बटे में ओमेगा करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास आएगा एस बटा ओमेगा। और तीसरी में से भी आपने ए ओमेगा कॉमन लिया तो यहाँ पे एम ओमेगा रह जाएगा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर है, इधर ओमेगा स्क्वायर है तो एक ओमेगा बाहर आ गया तो एक रह जाएगा, और एम हमारे पास रह जाएगा, ए भी बाहर आ जाएगा, तो ए हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बनी, इसको हम एफ नॉट के बराबर यहाँ पे लेंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों को ब्रैकेट लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हैं आप, एक में प्लस है, एक में माइनस है, कॉमन है नहीं, तो इसको हम इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बोलता है इससे हमारे पास ए की वैल्यू निकल जाएगी। तो ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए को छोड़ के बाकी दोनों बटे में चले जाएंगे इस साइड, तो हमारे पास ए कितना आएगा, एफ नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा आयोटा आर और प्लस एस बाई ओमेगा माइनस एम ओमेगा। ये हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू आपकी यहाँ पे आई, और ये जो इक्वेशन आपके पास यहाँ पे आएगी, अब इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है, ये जो राइट हैंड साइड है, इसको हम माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी हुई है, इस इक्वेशन की राइट साइड को, जो कि हमारे पास एफ नॉट बाई ओमेगा आयोटा आर प्लस एस बाई ओमेगा माइनस एम ओमेगा, तो इस इक्वेशन को हम माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और माइनस आयोटा से डिवाइड भी करेंगे। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप सेम चीज से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं, सेम चीज से नीचे भी डिवाइड करते हैं, तो ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे इस तरह से बनेगी, और इसको फिर हम रीअरेंज करेंगे। तो फिर हम इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज किस तरह से करेंगे, तो ए हमारे पास बन जाएगा माइनस आयोटा एफ नॉट हमारे पास ऊपर इसी तरह से रहेगा, और नीचे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस आयोटा ओमेगा, हमने बाहर ले लिया, और यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास आयोटा आर और प्लस
एस बाई ओमेगा माइनस एम ओमेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ओमेगा पहले हमने इन दोनों में ओमेगा हमारे पास लिया हुआ है, तो इस ओमेगा को हमने इसके साथ में ले लिया, माइनस ओमेगा हमारे पास यहाँ पे आ गया। और इसको यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं माइनस आयोटा एफ नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा इंटू आर माइनस आयोटा इंटू एस बाई ओमेगा माइनस एम ओमेगा। तो आपको पता है कि आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस भी है, लेकिन आयोटा स्क्वायर भी -1 होता है, तो इसलिए माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 होगा, लेकिन एक माइनस यहाँ पे आपका ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा प्लस। तो इसलिए यहाँ पे क्या बचा, ओमेगा और आर, ओमेगा आर। और जो यहाँ का माइनस आयोटा है वो अंदर भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए यहाँ पे ये माइनस आयोटा यहाँ पे गया और आगे एस बाई ओमेगा माइनस एम ओमेगा हमने यहाँ पे इसको इस तरह से यहाँ पे लिखा। तो फिर ये बोलता है कि लेट जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर टर्म है दैट इज आर प्लस, सॉरी एक और चीज हमने यहाँ पे करनी है कि जो हमारे पास ए आपका यहाँ पे बनेगा, ये हमारे पास बनेगा माइनस आयोटा एफ नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा इंटू आर और प्लस एम ओमेगा माइनस एस बाई ओमेगा। हमने क्या करना है, इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन इधर वाला प्लस हो जाएगा माइनस। तो फिर हमें जो प्लस वाली टर्म है उसको पहले लिखना है, एम ओमेगा को आप पहले लिखेंगे, एस बाई ओमेगा को आप बाद में लिखेंगे। तो इसलिए इस स्टेप में मैंने क्या किया, एम इस माइनस साइन को अंदर ले गया, तो अंदर जाके ये हो गया माइनस एस बाई ओमेगा, ये हो गया प्लस एम ओमेगा। तो प्लस वाली को पहले लिखा, तो यहाँ पे इसलिए प्लस साइन आया, एम ओमेगा माइनस एस बाई ओमेगा हमारे पास यहाँ पे आया, और साथ में यहाँ पे आपका आयोटा का साइन यहाँ पे आएगा। तो ये हमारे पास आ गई ए की वैल्यू। अब ये जो नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म आई हुई है, अब हमने लेना कि जो डिनोमिनेटर में टर्म है लेट आर प्लस आयोटा एम ओमेगा माइनस एस बाई ओमेगा इज इक्वल टू जेड सी। इसको हमने यहाँ पे जेड सी के बराबर लेना है, ओमेगा को छोड़ के। ओमेगा को छोड़ के जो आपकी टर्म बची इसको हमने जेड सी के बराबर लेना है। जेड सी हमने क्यों लिया, क्योंकि जेड सी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड सी का मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर, कि यहाँ पे ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपको दिख ही रहा है आर एक रियल नंबर है, एम ओमेगा माइनस एस ओमेगा भी एक रियल नंबर है, लेकिन आई साथ में लग रहा है, तो एक इमेजिनरी नंबर हमारे पास बन रहा है। और इमेजिनरी नंबर क्या होता है, ए प्लस आयोटा बी। तो ये पूरा जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर है ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, इसको हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहे हैं कि ये जेड सी के बराबर है। तो अगर ये जेड सी के बराबर है तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, तो हमारे पास ए कितना बनेगा, माइनस आयोटा एफ नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा जेड सी। ये हमारे पास माइनस आयोटा एफ नॉट ओमेगा बाई जेड सी हमारे पास यहाँ पे बनेगा। और ये जो जेड सी हमारे पास होता है, इसको हम जेड सी को कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल इम्पीडेंस का नाम देते हैं, कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल इम्पीडेंस। इसको हम कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल इम्पीडेंस का नाम यहाँ पे देते हैं। अब ये चीज क्या है, थ्योरी इम्पीडेंस। इम्पीडेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा, सर्किट के केस में भी हम इम्पीडेंस देखते हैं। इम्पीडेंस का मतलब वही होता है कि हमारे पास कोई सर्किट किसी करंट को फ्लो होने के लिए कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो एक तरह से इसको आप रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आपकी किसी सर्किट में आपकी एसी करंट या एसी करंट फ्लो होती है, तो जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, मतलब जो रजिस्टर होता है वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उसको तो हम रेजिस्टेंस बोल देते हैं। लेकिन अगर उस सर्किट में कैपेसिटर भी लगा हुआ है और इंडक्टर भी लगा हुआ है, तो उनका जो रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटर भी फ्लो होने से रोकता है,
इंडक्टर भी फ्लो होने से रोकता है, लेकिन वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं उस करंट को रोकने के लिए, उसको हम नया नाम देते हैं रिएक्टेंस। होता वो भी रेजिस्टेंस है, तो वो जो रिएक्टेंस का नाम है वो हमने यहाँ पे भी दिया हुआ है। अब जो ऑसिलेटर हुआ है, ऑसिलेटर को कौन रोकता है? डैम्पिंग। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि डैम्पिंग टर्म है हमारे पास आर, और यहाँ पे एस बाई ओमेगा एम। तो ये जो चीजें हैं जो हमारे पास डैम्पिंग में आते हैं, हमें देखने को मिलती है कि आर जो फैक्टर है वो डैम्पिंग टर्म है वहां पे, तो उसकी वजह से जो ऑसिलेटर है उसकी मोशन रुकती है, और उसमें एक तरह से रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं कि वो ऑफर करता है। लेकिन यहाँ पे हम उसको रेजिस्टेंस को नया नाम देते हैं, उसको रिएक्टेंस बोलते हैं। तो बोलता है कि आर भी एक रेजिस्टेंस है, तो इसके साथ में जो दूसरी क्वांटिटी ऐड हो रही है वो भी एक रेजिस्टेंस ही होगा। लेकिन ये हमारे पास ये है, हमारे पास आर जो है जो ऑसिलेशन के लिए डैम्पिंग फैक्टर हमारे पास होता है, वो है हमारे पास, और ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये हमारे पास जो टर्म जो है डैम्पिंग में यहाँ पे इंक्लूड होती है, तो पहले वाला पार्ट और दूसरे वाला पार्ट है, इनको मिला के हम यहाँ पे मैकेनिकल इम्पीडेंस बोल देते हैं। बेस्ट तो ये होना था रेजिस्टेंस, लेकिन इसको हम यहाँ पे नया नाम दे रहे हैं रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आर भी है, एम भी है, ओमेगा भी है, और यही फैक्टर आपके पास जो है डैम्पिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और यहाँ पे साथ में इनके बीच में आयोटा भी है, मतलब ये कम्प्लेक्स भी है, तो इसलिए हम इसको नाम पूरा क्या देते हैं, कम्प्लेक्स मैकेनिकल इम्पीडेंस। कि मैकेनिकल ऑसिलेटर के केस में जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलता है ऑसिलेटर को, वो हमारे पास यहाँ पे कम्प्लेक्स नेचर का आ रहा है, इसलिए हम इसको कम्प्लेक्स मैकेनिकल इम्पीडेंस का नाम यहाँ पे देते हैं। तो इस कम्प्लेक्स मैकेनिकल इम्पीडेंस के यहाँ पे दो पार्ट हैं, आप इसको देख सकते हैं। वैसे ए मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ, ए हमारे पास है माइनस आयोटा एफ नॉट ओमेगा जेड सी। लेकिन ये है हमारे पास यहाँ पे जो कम्प्लेक्स मैकेनिकल इम्पीडेंस है, और इस कम्प्लेक्स मैकेनिकल इम्पीडेंस के हमारे पास दो पार्ट हैं, और इसमें पहला पार्ट है हमारे पास आर, ये हमारे पास पहला पार्ट है, और ये जो हमारे पास है ये दूसरा पार्ट है। तो कम्प्लेक्स मैकेनिकल इम्पीडेंस के हमारे पास दो पार्ट हैं। जो पहला पार्ट है आर, बोलता है इट इज द रेजिस्टेंस ड्यू टू, पहला जो है हम क्या बोलेंगे कि इट इज रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन और विस्कोसिटी। ये आपको पता ही है कि आर जो टर्म होती है हमारे पास, वो एयर के फ्रिक्शन पे या मीडियम के फ्रिक्शन पे डिपेंड करती है, उसकी विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है। तो इसलिए पहला जो पार्ट है ये रिएक्टेंस का ही पार्ट है, और इसको हम सिंपल वे में रेजिस्टेंस हम पहले बोलते थे, इसको हम पहले भी रेजिस्टेंस ही बोलते थे। लेकिन जो हमारे पास दूसरा पार्ट है, तो बोलता कि ये हमारे पास रिएक्टेंस ड्यू टू, जो सेकंड पार्ट है ये हमारे पास है रिएक्टेंस ड्यू टू combined effect of inertia and elasticity। तो आपको पता है कि मास की वजह से हमारे पास इनर्शिया का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, और स्प्रिंग की वजह से हमें इलास्टिसिटी का इफेक्ट देखने को मिलता है। ये मैंने जब स्टार्टिंग में करवाया था, इसको डिटेल में करवाया वहां पे, कि मास की वजह से हमें इनर्शिया का इफेक्ट देखने को मिलता है ऑसिलेटर के केस में, और स्प्रिंग की वजह से हमें इलास्टिसिटी का इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों टर्म मिला के, यहाँ पे दो टर्म है इकट्ठी, तो इनको हम बोल देते हैं कि इट इज अ रिएक्टेंस ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी। ये भी रिएक्टेंस है, लेकिन हम इसको नाम रेजिस्टेंस का देते हैं। किसी चीज को मूव होने से आपका रेजिस्टेंस रोकता है, लेकिन रेजिस्टेंस वर्ड हम इलेक्ट्रिसिटी में एग्जैक्टली यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको रिएक्टेंस बोल देते हैं। तो आर को हम पहले रेजिस्टेंस बोल रहे थे, इसलिए हमने इसको रेजिस्टेंस ही लिया, लेकिन इसको हम नया नाम यहाँ पे दे रहे हैं रिएक्टेंस। इट इज ड्यू टू रिएक्टेंस या अपोजिशन, इसको हम अपोजिशन भी बोल सकते हैं। इट इज द अपोजिशन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी। तो इसलिए ये दो टर्म आपके पास जो है
कम्प्लेक्स मैकेनिकल इम्पीडेंस में हमारे पास आती है। तो हम क्या बोलेंगे कि कम्प्लेक्स मैकेनिकल इम्पीडेंस इज सम ऑफ द सिंपल रेजिस्टेंस ड्यू टू द विस्कोसिटी और फ्रिक्शन एंड रिएक्टेंस ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी। तो ये चीज यहाँ पे नोट करने वाली है। तो ये टर्म आपकी बाद में भी कई जगह यूज होती है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये चीज आती है। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है पहले भी, तो कई बार यहीं तक आता है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द कम्प्लेक्स मैकेनिकल एम्पलीट्यूड, और बोलते हैं कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर एंड हेंस फाइंड द सॉल्यूशन फॉर द कम्प्लेक्स मैकेनिकल इम्पीडेंस। यहाँ तक आता है। या इससे जो अगले वाला पार्ट है हमारे पास, वो है हमारे पास फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो नेक्स्ट आर्टिकल है, इसी का पार्ट हम उसको कह सकते हैं। वो हमारे पास है फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स हम फोर्स्ड ऑसिलेटर को अप्लाई कर रहे हैं, उसके बीच में और जो ऑसिलेटर की डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसके बीच में कितना फेज हमारे पास रहता है, उसके लिए हम यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है ड्राइव करते हैं। तो कई बार साथ में भी आ जाता है आर्टिकल, या कई बार ये अलग भी आपका आ जाता है यहाँ पे। तो अभी हमने बोला कि हमारे पास जो ZC है, ZC की वैल्यू हमारे पास R प्लस आयोटा ओमेगा M माइनस S बाई ओमेगा हमारे पास है। और अगर हम इसका एम्पलीट्यूड निकालेंगे ZC का एम्पलीट्यूड, तो ZC का एम्पलीट्यूड हमारे पास R स्क्वायर प्लस ओमेगा M माइनस S बाई ओमेगा का होल स्क्वायर का रूट हमारे पास आता है। तो आपको पता है कि अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर A है तो हम उसको A प्लस आयोटा B अगर लिखते हैं, और A यहाँ पे एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट हमारे पास होता है। तो यहाँ पे ZC भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसलिए इसका जो एम्पलीट्यूड निकलेगा वो पहले का स्क्वायर तो प्लस जो दूसरे का स्क्वायर है आयोटा को छोड़ के इसका स्क्वायर, और उसका अनरूट हमारे पास जो है यहाँ पे हमारे पास आता है। तो ये हम बोल सकते हैं कि कम्प्लेक्स मैकेनिकल एम्पलीट्यूड का यहाँ पे मैग्नीट्यूड है। और इस ZC को जो हमारे पास ZC है इसको हम कई बार ZM भी लिख देते हैं। तो इन्होंने बाद में ये चीज डिस्क्राइब की हुई है कि ZM इज सिंपली द मैग्नीट्यूड ऑफ द ZC, एंड ZC का मैग्नीट्यूड हमारे पास होता है R प्लस आयोटा ओमेगा M माइनस S बाई ओमेगा का होल स्क्वायर। तो फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे दो चीजें पुट करते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे इस कम्प्लेक्स मैकेनिकल इम्पीडेंस में जो दो पहली टर्म और दूसरी टर्म आपकी आई हुई है, पहली टर्म है हमारे पास R, तो हम क्या कर लेते हैं R को ले लेते हैं लेट R इक्वल टू ZM cos ऑफ फाई, और जो दूसरी टर्म है दैट इज ओमेगा M माइनस S बाई ओमेगा, उसको हम लेते हैं ZM साइन ऑफ फाई। हम इस तरह से यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को लेते हैं कि R इज इक्वल सिंपली कि लेट ZC में R ले लेते हैं हम ZM cos ऑफ फाई, और ओमेगा M माइनस S बाई ओमेगा लेते हैं हम ZM साइन ऑफ फाई। तो अगर हम इस तरह से करते हैं तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे ZC आपका टोटल नंबर है। तो ZC हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, ZC विल बी इक्वल टू R हमारे पास है ZM cos ऑफ फाई और प्लस आयोटा इंटू इसको हमने ले लिया ZM साइन ऑफ फाई। तो यहाँ पे ये हमारे पास ZM दोनों में कॉमन है, तो ये हमारे पास cos ऑफ फाई प्लस आयोटा साइन ऑफ फाई हमारे पास बन जाता है। और
आपको पता है कि cos फाई प्लस आयोटा साइन फाई ई रेट पावर आयोटा फाई होता है, तो इसलिए हम इसको ZM ई रेट पावर आयोटा फाई यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है कि जो ZC है वो हमारे पास ZM इंटू ई रेट पावर आयोटा फाई के बराबर हमारे पास यहाँ पे बनता है। तो इसको हम कंटिन्यू रखेंगे।